माँ घर ने आज बहुत दिनों बाद अपने लाडले राजकुमार का दीदार किया था। घर के खास दरवाजे से कारपोर्च तक मौजूद रास्ते के दोनों तरफ वसी लॉन था, जिसमें फूल तो मौजूद ही थे। खुद बड़े बड़े फूलों के गुलदस्तों से रास्तों को सजाने का सहरा अनम और जवार को जाता था। शहरियार के घर आने की खुशी में खूबसूरत कहकहामों से सभी शाम और फिर रात तो गुजर गई, लेकिन अगली सुबह वो अपने साथ पेश आए हादसे को लेकर शदीद अफसोस कर रहा था, क्योंकि उसे बेहद प्यारे मम्मा पापा से खिदमत करवाना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। अगरचे घर में बहुत से नौकर चाकर मौजूद थे, लेकिन इस सब के बावजूद सालिहा बेगम और सुफियान गौरी उसकी खिदमत में लगे रहते, और यही बात उसे बुरी महसूस हो रही थी। बिस्तर से व्हीलचेयर और व्हीलचेयर से बिस्तर, अब शहरियार का दिन और रात का यही मामूल बन के रह गया था। एक दिन उकताहट महसूस करने पर उसने अपने पैंट और ब्रश निकलवाए और फिर लॉन में सर्दियों की ठंडी नरम धूप में बैठे उसने ब्रश उठाया, और साथ ही जैसे वो कई ख्यालों में खो गया था। शदीद सर्दी, हर तरफ छाई गाढ़ी धुंध और वही महताबी चेहरा। उसने ब्रश को पेंट में घुमाया और उसके हाथ तेज तेज कैनवस पर चलने लगे। देखते ही देखते कैनवस पर एक हसीन चेहरा नमूदार होने लगा, जिसे देखकर यूं महसूस हो रहा था जैसे किसी अप्सरा के गिर्द कोई नूर का हाला उसकी हिफाजत पर मामूर हो। शहरियार ने हादसे वाली रात उस महानूर की शक्ल देखी, एक झलक को वैसे ही कैनवस पर अमर कर दिया था। ये लाजवाल शाहकार देखकर सबसे पहले घर का मुलाजिम रुस्तम दंग रह गया। शहरियार ने ब्रश नीचे रखते हुए बाएं जानिब देखा। रुस्तम हाथ में चाय लिए बिना आंखें झपके तस्वीर को देखे जा रहा था। रुस्तम, शहरियार ने उसे पुकारा। जी साहब। रुस्तम ने सर बढ़ाया और फिर चाय उसके हाथ में छलकी। माफ़ करना साहब, बेगम साहिबा ने आपको चाय देने का बोला था। रुस्तम के माफ़ी मांगने की वजह ये थी कि शहरियार ने किसी भी मुलाजिम को अपने पास आने से मना कर रखा था। चलो ऐसा करो, ये चाय नीचे रखो और जाओ तुम। शहरियार की बात सुनकर मुलाजिम ने चाय रखी और चला गया। मुलाजिम के चले जाने के बाद शहरियार ने तस्वीर को मुकम्मल ढांप दिया, जिसे वो चाहता था कि कोई और उस तस्वीर को ना देखे। फिर उसने मुलाजिम से कहकर तस्वीर को अपने कमरे में पहुंचा दिया। रात को जब वो सोने के लिए अपने कमरे में पहुंचा तो बाहर पड़ी तस्वीर पर निगाह पड़ने पर उसने उसे अपनी अलमारी में रख दिया। वक्त का पहिया अपनी रफ्तार से ही रमा रहा रहता है, कहीं तेज़ या आहिस्ता नहीं। ये तो हमारी मसरूफियात के पैमाने हैं कि इम्तिहान के दिनों में एक तालिब इल्म के लिए वक्त यूं पर लगाकर उड़ जाता है और वो कहता है कि वक्त कितनी तेज़ी से गुजर गया, जबकि वही घड़ियां किसी बिस्तर पर पड़े मरीज के लिए तवील होने लगती हैं। ऐसे ही बोझल तवील घड़ियों से इस वक्त शहरियार गुजर रहा था। इन दिनों उसे एक और कमी का शिद्दत से एहसास हुआ था। वो कमी किसी बहन या भाई की सूरत में थी, लेकिन जवार और अनम की तरफ ध्यान जाने पर वो पुरसुकून हो जाता, क्योंकि दोनों ही ने उसके लिए भाई और बहन की कमी बड़ी अच्छी तरह पूरी कर दी थी। लेकिन अनम को लेकर उसके मम्मा पापा जो चाहते थे, ये ख्याल फिलहाल उसने अपने जहन से झटक दिया था। घर पर हाल अहवाल दरियाफ्त करने वालों का जो तांता बंधा रहता था, अब उस आमद वक्त में कमी वाक़या हो चुकी थी। इसकी वजह ये थी कि शहरियार अब बेहतर हो चुका था। पाँव पर मौजूद प्लास्टर उतर चुका था। सिर्फ डॉक्टर ने उसे चंद रोज़ पाँव पर बोझ डालने से मना कर रखा था। यही वजह थी कि वो कुछ लंगड़ा कर चलता था। अब पिछले चंद रोज से शहरियार ने जवार को मशल के घर चलने के लिए इतनी मरतबा याद दहानी करवाई थी कि इसी बरकत का असर था कि एक रोज़ जब जवार शहरियार के घर में मौजूद था, सुफियान गौरी और सालिया बेगम ने अदनान बशीर की तरफ चलने का प्रोग्राम बनाया, और फिर अगले ही रोज़ शहरियार गौरी का लंगड़ापन भी छूमंतर हो चुका था। आज उसे तैयार होने में बहुत देर लग रही थी। जवार, जो उसके साथ कमरे में ही मौजूद था, इसी बात को लेकर उसे बार बार सुना रहा था। जवार की हर बात को नज़रअंदाज किए अब शहरियार कदे आदम आईने के सामने खड़ा अपना जायजा ले रहा था। फिर वो जवार की जानिब पलटा। जवार, जो उसे काफ़ी देर से टिकटिकी बांधे देखे जा रहा था, अपनी नशिस्त से उठा। उसने ज़रा झुककर एक हाथ आगे बढ़ा कर कहा, आलीजा अब चलिए, बाहर बग्घी आपके लिए बिल्कुल तैयार खड़ी है और दरबारी अब नीचे बड़ी बेसब्री से इंतज़ार फरमा रहे हैं। जवार के आगे बढ़े हुए हाथ को अपने बगल में दबाकर शहरियार दरवाजे की जानिब बढ़ा, और फिर सीढ़ियाँ उतरते हुए उसने जवार से जानी क्या कहा कि दोनों देर तक कहका लगाते रहे। हॉल में बैठे इन्हें कुछ ही देर गुजरी थी जब सालिया बेगम और सुफियान गौरी भी अपने कमरे से आ पहुंचे। फिर सफ़ेद रंग की प्रेडो पर सवार सब अदनान बशीर के घर की तरफ रवाना हो गए। बाब 6। गाड़ी अदनान बशीर के खूबसूरत बंगले से बाहर आकर रुकी तो मुलाजिम ने फ़ौरन ही दरवाज़ा खोल दिया था। जवार अदनान बशीर को पहले से सुफियान गौरी और उनकी ख़ानदान की आमद के बारे में बता चुका था, और अदनान बशीर फातिमा बी को सुबह से ही मेहमानों की आमद से आगाह कर चुके थे, लेकिन सिर्फ मशल को इस बात से बेखबर रखा गया था। हफ्ते के आखिरी दिन होने की वजह से उबैद अहमद और सनम भी आए हुए थे।
सभी ने मेहमानों का गर्म जोशी से इस्तकबाल किया था। फिर सबके साथ शहरयार भी ड्राइंग रूम की जानिब बढ़ा, लेकिन उसी लम्हे उसके दिल की धड़कन मामूल से ज़्यादा तेज़ हो रही थी। छोटे से बंगले में रहने वाले अदबी ज़ौक़ और शौक़ के मालिक अदनान बशीर और फातिमा बीनी बड़े प्यार से उसे आरास्ता कर रखा था, जिसे देखकर कोई भी आँख दाँत ये बगैर न रह पाई थी। हम लोग सुनते ही तशरीफ़ लाने वाले थे, लेकिन फिर शहरयार की हालत कुछ ऐसी थी जिसे देखते हुए हम नहीं आ पाए। सुफियान गौरी ने जैसे बैठते ही बात का आगाज़ किया। उस रात आपकी साहबजादी ने बड़ी हिम्मत से काम लेते हुए हमारे बेटे को अस्पताल पहुंचाया। हम तो आपकी बेटी का एहसान कभी नहीं चुका सकते। सालिया बेगम की बात सुनते ही फातिमा भी बोली, मशल बेटी, ये हमें फ़ख्र होता है, लेकिन वो ये एहसान वाली बात कभी पसंद नहीं करती। इनका कहने का मतलब है ये है कि हमारी बेटी मशल ऐसे कामों को अपना फ़र्ज समझती है। क्यों बेटा ज़वार? अदनान बशीर ने जैसे खामोश बैठे ज़वार को भी गुफ्तगू का हिस्सा बनाने के लिए कहा। जी बिल्कुल अंकल, मैं मशल के बारे में अक्सर जिक्र करता हूँ। हमें अब जल्दी से मशल बेटी से मिलवा दें, अब तो सब्र नहीं होता। सालिया बेगम ने कहा तो फातिमा भी ये कहते हुए उठकर चली गई कि वो मशल को लेकर आती हैं। आप अब कैसे हैं बेटा? अदनान बशीर ने शहरयार से दरियाफ्त किया। आई एम फाइन अंकल, सब लोगों ने खिदमत ही इतनी की कि मैं इतनी जल्दी अच्छा हो गया। शहरयार ने जवाब दिया तो अदनान बशीर सबको मशल के बारे में बतलाने लगे। माशाल्लाह मेरी बेटी बड़ी काबिल है। शुरू से ही जो ठान लेती थी फिर वो काम करके ही रहती थी। इरादा तो उसका चाइल्ड स्पेशलिस्ट बनने का था, फिर जाने क्या दिल में समाई कि फार्मेसी की तरफ चली गई और फिर अपनी फील्ड में जाने के बजाय फाउंडेशन बना ली। अब मेरी बेटी एक रफाही इदारा चला रही है। अदनान बशीर ने अपनी बात मुकम्मल की तो सभी की अब मशल से मिलने के लिए बेताबी पड़ गई थी, जबकि शहरयार का दिल इस वक्त चाह रहा था कि मशल के बाबा खामोश ना हो और वो उसी से मुतालिक बातें करते रहें। मशल अब घर पहुंच चुकी थी। फातिमा बीनी से मेहमानों की आमद के बारे में आगाह किया तो उसे ये सुनकर डॉक्टर ज़बार पर सख्त गुस्सा आया। फिर ना चाहते हुए भी उसे फातिमा बी और अपने बाबा की खातिर ड्राइंग रूम में आना पड़ा। मशल फातिमा बी के साथ कमरे में दाखिल हुई। सभी उसे देखते ही उठ खड़े हुए। सुफियान गौरी ने आगे बढ़कर शफ़क़त से इसके सर पर हाथ रखा और सालिया बेगम ने इसकी पेशानी पर बूसा दिया। आप कैसे हैं अब? वो शहरयार से मुखातिब थी और वो जैसे बुत बना खड़ा था जब पास खड़े ज़बार ने उसे ठोका लगाया। जी, वो फ़कत इतना ही कह पाया। अब आप ठीक है ना? जी बिल्कुल, आई एम फाइन। मशल ने घूरते हुए साथ खड़े ज़वार की तरफ देखा, जिसने कानों को हाथ लगाते हुए मुआफ़ी चाही। मशल वहाँ ज़्यादा देर नहीं ठहरी और उठकर चली गई थी। जाने इसके आने पर क्या फसूल था कि शहरयार को लगा जैसे उसे देख ही ना पाया। थोड़ी ही देर के बाद फातिमा बी ने सभी को खाने के लिए बुलाया तो सुफियान गौरी और सालिया बेगम यही कहते रह गए कि इन्हें तकल्लुफ़ नहीं करना चाहिए था, जबकि फातिमा बी का कहना था कि ये उनके घर की रीत है कि वे मेहमानों को खाना खिलाए बगैर जाने नहीं देते। फिर मशल और सनम के अलावा सभी घर के अफराद मेहमानों के साथ ही खाने पर मौजूद थे। खाने के दौरान ही शहरयार की तलहा से अच्छी खासी दोस्ती हो चुकी थी। खाना खाते हुए वो शहरयार को लेकर बाहर लॉन में आ गया था। शहरयार भाई, आपने सबसे ही मिल लिया। आए मैं आपको हैरी से भी मिलवाता हूँ। हैरी? शहरयार ने कहा। हाँ, और तलहा के साथ साथ चलने लगा। लॉन की कोने में पहुंचकर तलहा ने सीटी बजाई और साथ ही हैरी दुम हिलाता अपनी लकड़ी के बने घर से फौरन बाहर आ गया। शहरयार भाई, ये हमारा हैरी है। अच्छा है, लेकिन इसका नाम किसने रखा था? बाबा जानी जब इसे लेकर आए तो ये 1.5 माह का था। मशल आपी को हैरी पॉटर सीरीज़ इतनी पसंद है कि इसके आते ही उन्होंने इसका नाम हैरी रख दिया और फिर सभी से हैरी बुलाने लगे। शहरयार को ये सुनकर अच्छा लगा कि उसे मशल के बारे में कुछ मज़ीद मालूमात मिल रही थी। फिर तला को शहरयार को हैरी के कारनामों की तफसील बताने लगा। जब थोड़ी ही देर बाद उसे ज़वार की आवाज़ सुनाई दी, वो इसे बुला रहा था और सब फिर रुखसत के लिए इजाज़त ले रहे थे। शहरयार ने भी सबके पास आकर इनसे अलविदाई मुलाकात की। रात होने के बाद अब कारपोश और लॉन में कतार में लगे बरक़ी कुमकुमे रोशन कर दिए गए थे, जबकि जिनकी मिलगजी रोशनी में शहरयार ने पीछे नज़र दौड़ाई। एक लम्हे को उसे लगा कि मशल सबसे पीछे खड़ी उसी की जानिब देख रही थी, लेकिन फिर गौर करने पर उसे पता चला कि वहाँ मशल नहीं बल्कि उसकी बड़ी बहन सनम थी। यूँ जाते जाते भी वो उसे देख नहीं पाया था। बाब 7। मेहमानों के चले जाने के बाद जब सभी हॉल में बैठे उन्हीं से मुताल्लिक गुफ्तगू कर रहे थे, रहमान बाबा एक पार्सल हाथ में पकड़े सनम के करीब आए। बीबी जी, ये आपका नाम लेकर किसी ने दिया है। रहमान बाबा की बात सुनकर सनम फौरन उठते ही बोली, हाँ बाबा, ये वो लाएं मुझे दें। वो हड़बड़ाई लग रही थी। पार्सल रहमान बाबा से लेकर सनम ने अपने पर्स में से कुछ पैसे निकालकर उसे दिए कि बाहर मौजूद शख्स को दे दें। रहमान बाबा पैसे लेकर बाहर की जानिब बढ़ गए। फिर सनम वहाँ रुकी नहीं, वो अपने कमरे की जानिब बढ़ी तो मशल भी उठकर उसके पीछे पीछे चलने लगी। सनम अपने कमरे में दाखिल होने से पहले ही मशल ने पीछे से आते ही सवाल किया, ये क्या है सनम आपी?
ہاں مشل، یہ وہ میڈیسن ہے۔ صنم جیسے چھپانا چاہتی تھی، لیکن پارسل ہاتھ میں ہی پکڑے ہونے کی وجہ سے وہ چھپا نہ سکی۔ صنم آپی، اب چھوڑ دیں ادویات کا استعمال۔ آپ کو پتہ ہی نہیں ادویات کے استعمال سے بعد میں کیسے کیسے سائیڈ ایفیکٹ سامنے آتے ہیں۔ مشل، یہ آزمودہ نسخہ ہے، اس کے استعمال کے بعد میں ٹھیک ہو جاؤں گی۔ اس میڈیسن کا رزلٹ 100% آ رہا ہے۔ صنم کی بات ختم ہوتے ہی مشل فوراً بولی، آپی اسٹور والوں کا کیا ہے؟ انہوں نے تو ادویات بیچ کر اپنا منافع کمانا ہے۔ اگر آپ علاج کروانا ہی چاہتی ہیں تو آپ اسپیشلسٹ سے مشورہ کرنے کے بعد میڈیسن کا انتخاب کریں۔ اچھا بھائی، پتہ ہے تم نے فارمیسی کی ڈگری لے رکھی ہے۔ اب چھوڑو بھی، یہ بتاؤ کیسے لگے تمہیں وہ؟ چھوڑیں آپی، صنم نے جیسے بات ٹالنے کے لیے بات نکالی تھی۔ آپ کو سمجھانا بھی نہ بیکار ہے۔ صنم کی آخری بات کو خاطر میں لائے بغیر ہی مشل اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ مشل کو جاتا دیکھ کر صنم اپنے کمرے میں داخل ہوئی اور پھر میڈیسن والا پارسل ہاتھ میں ہی پکڑے ہوئے وہ قد آدم آئینے کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ آنکھوں کے ارد گرد ہونٹوں پر پھل بری کے نشانات اسے بدصورت بنا رہے تھے۔ دفعتاً ہی آئینہ کسی طلسماتی آئینے کی طرح منظر بدلنے لگا۔ صنم نے آئینے میں دیکھا کہ ماضی کی کئی تلخیاں پھر سے اس پر عیاں ہو رہی تھی۔ صنم آپی، آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں، آذر نے کہا اور پھر یوں بچوں کی طرح شرمانے لگا۔ لڑک پن کا پہلا پیار تھا۔ صنم نے مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے اپنے سر کو دائیں بائیں ہلایا، جیسے سامنے کا منظر حقیقت تھا، جہاں وہ اب کھڑی تھی وہ خواب۔ صنم اور آذر کے گھر ساتھ ساتھ ہی تھے۔ وہ نہ صرف ہم عمر تھے بلکہ ہم جماعت بھی تھے۔ اب اسے وہ منظر دکھائی دے رہا تھا جب آذر کی باتیں سن کر ہنستے ہنستے اس کے پیٹ میں بل پڑ جاتے تھے اور یوں آئینے کے سامنے کھڑی بھی ہنسے جا رہی تھی۔ پھر دفعتاً ہی جیسے وہ اداس ہو گئی، آئینے میں پھر سے ایک منظر ابھر رہا تھا۔ وہ پلیٹ میں کھانے کی کوئی چیز لیے آذر کے گھر میں داخل ہو رہی تھی۔ اندر داخل ہوتے ہی جو آوازیں اس نے سنی وہ وہیں رک گئی۔ آذر بیٹا، بھی تمہاری عمر ہی کیا ہے؟ مما، میں کچھ نہیں جانتا، مجھے صنم سے ہی شادی کرنی ہے، آذر اپنی ماں سے کہہ رہا تھا۔ میں اپنے بیٹے کے لیے چاند سے دلہن لاؤں گی کہ دنیا دیکھتی رہ جائے گی، اور وہ صنم چاند گرہن ہے۔ چاند گرہن بیٹا، اپنے ذہن سے اس کا خیال نکال دو۔ یہ سن کر صنم کے ہاتھ سے پلیٹ گرتے گرتے بچی۔ وہ روتی ہوئی پلٹی۔ سامنے دکھائی دینے والے منظر نے اس کے چہرے کو بھگو ڈالا تھا۔ تبھی سے احساس کمتری کا احساس اس کے وجود میں کسی سائے کی طرح گھر کر گیا تھا۔ وہ اپنے آنسو پوچھتے ہوئے ادویات کے پیکٹ کھولنے لگی۔ پھر اس نے ایک گلاس میں پانی لیا اور پہلی خوراک پھانک لی۔ باب 8۔ عدنان بشیر کے گھر سے نکل کر راستے میں زوار کو اس کے گھر اتارنے کے بعد اب وہ اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے۔ صالح بیگم، سفیان غوری بار بار مشل کی ہی تعریفیں کیے جا رہے تھے، لیکن شہریار جانتا تھا کہ یہ صرف ہمدردی تھی، کیونکہ وہ شہریار کے لیے انم کو پسند کر چکے تھے۔ بیٹا شہریار، کسی دن مشل بیٹی کی فاؤنڈیشن میں بھی آنا، چلو اسی بہانے تم کچھ فنڈ ضرورت مند لوگوں کے لیے دے دینا، وہ خوش بھی ہو جائے گی۔ جی پپا۔ اس وقت جیسے وہ یہی سوچ رہا تھا کہ پپا یہ مشورہ آپ نہ بھی دیتے تو میں ضرور جاتا۔ گھر پہنچ کر وہ سیدھا اپنے کمرے میں چلا آیا۔ کپڑے بدلنے کے بعد وہ بستر پر آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا۔ وہ اتنی جلدی سونے کا عادی نہ تھا، وہ جانتا تھا کہ اسے اتنی جلدی نیند بھی آنے والی نہ تھی۔ پھر اس کے ذہن میں آج مشل کے گھر اس سے ہونے والی ملاقات کے منظر کسی فلم کی طرح چلنے لگے۔ جب وہ گھورتے ہوئے غصے سے دوار کو دیکھ رہی تھی تو وہ کتنی معصوم لگ رہی تھی۔ کسی اور نے اس کی اس ادا کو محسوس کیا ہو یا نہ، لیکن اس سے یہ شوق انداز جسے بھا گیا تھا۔ پھر وہ کتنی جلدی کمرے سے چلی گئی تھی کہ وہ اسے جی بھر کے دیکھ بھی نہ پایا تھا۔ ابھی وہ یہی سوچ کر خوشی محسوس کر رہا تھا کہ صبح دفتر سے جلدی فارغ ہو کر وہ مشل کی فاؤنڈیشن اسے ملنے جائے گا۔ یہی سوچتے سوچتے رات کے کس پہر اس کی آنکھ لگ گئی۔ اگلے روز صبح وہ دفتر پہنچ کر بےتاب سا رہا، بار بار کلائی پر بندھی گھڑی تو کبھی وال کلاک کی جانب دیکھنے لگا۔ پھر وہ دوپہر میں کھانے کے لیے آئے وقفے کے دوران ہی گاڑی لے کر نکلا تو راستے میں اسے احساس ہوا کہ وہ مشل کی فاؤنڈیشن کا پتہ ہی نہیں جانتا، اور نہ ہی اس کے پاس مشل کا کوئی موبائل نمبر ہے۔ ایسا اس کے ساتھ کبھی نہیں ہوا تھا کہ وہ کہیں جانے کے لیے نکلا اور اسے یہی علم نہ ہوتا کہ اسے جانا کہاں ہے۔ مسٹر شہریار، تمہیں واقعی محبت ہو گئی، وہ اپنے آپ سے مخاطب تھا۔ اس نے ایک جگہ گاڑی روکی، پھر کچھ سوچتے ہوئے اپنے دوست زوار کا نمبر ڈائل کیا۔ نمبر بند ملا۔ اب وہ واپس اپنے دفتر بھی جانا نہیں چاہتا تھا۔ کچھ سوچ کر اس نے گاڑی ہسپتال کی جانب بڑھا دی۔ وہ جانتا تھا کہ زوار اس وقت ہسپتال میں ہی ہوگا۔ جب کوئی آپریشن یا ایمرجنسی ہو جاتی ہے تو وہ اپنا نمبر بند کر دیا کرتا تھا۔ شہریار نے ہسپتال پہنچ کر پارکنگ سٹینڈ میں گاڑی کھڑی کی اور پھر اندر جا کر ڈاکٹر زوار کے بارے میں معلومات لی۔ وہ واقعی کسی آپریشن میں مصروف تھا۔ زوار کے لیے پیغام چھوڑ کر وہ ویٹنگ روم میں اس کا انتظار کرنے لگا۔ اسے انتظار کرتے بھی آدھا گھنٹہ ہی ہوا تھا جب زوار کمرے میں داخل ہوا۔ آج ہماری قسمت کیسے جاگ اٹھی؟ وہ مسکراتا ہوا شہریار کی جانب بڑھا۔
शहरयार को उसके चेहरे पर थकन के आसार ढूंढने से भी नहीं मिल रहे थे। वो इस बात को हमेशा महसूस करता था कि आज उसने दरियाफ्त कर ही लिया। जवार, एक बात समझ नहीं आती, तुम डॉक्टर किस मिट्टी के बने होते हो? खून में लथपथ कटे फटे अज़ा लिए लोग आते हैं, फिर तवील किस्म के ऑपरेशन। इस सब के बावजूद मैं जब कभी तुमसे मिला हूँ तो मुझे यूं ही मुस्कुराते हुए चिल दिखाई देते हो। शहरयार का सवाल सुनकर जवार ने मुस्कुराते हुए गहरा सांस लिया। शहरयार, बेशक हमारे पास आने वाले लोग बाज़ औक़ात इंतहाई नाजुक हालत में लाए जाते हैं, जिन्हें देखकर कोई भी खौफज़दा हो जाए, लेकिन तब हम ही होते हैं जो अल्लाह ताला की मदद और अपनी हासिल करदा महारत से उस तकलीफ़ से उन्हें निजात दिला सकते हैं। और तुम जानते हो, उनके अच्छे होने की खुशी ही हमें निहाल किए रखती है। इसलिए तो इस पेशे को मसीहाना पेशा कहते हैं। मसीहाना? तुम तो मेरे लिए भी किसी मसीहा से कम दर्जा नहीं रखते जवार, शहरयार ने दिल में ही सोचा। शहरयार को ही सोचो में गुम पाकर जवार बोला, अच्छा भाई, मुझे तो भूख निढाल कर रही है। इससे पहले कि मेरा केस तुम्हारे गले पड़ जाए, जल्दी से बाजी के ढाबे का रुख कर लो। शहरयार के साथ होते हुए जवार 5 सितारा होटल को बाजी का ढाबा ही कहा करता था। फिर दोनों अस्पताल से निकले तो होटल में पहुंचकर जवार ने जो बात शहरयार को बताई वो वाकई उसे चौंका देने वाली थी। जवार ने उसे बताया कि जिस रोज अस्पताल से निकलते हुए अनम ने उससे लिफ्ट मांगी थी, रास्ते में हिम्मत करके उसने अनम को प्रपोज कर दिया था। अनम, जो पहले ही उसे दिल ही दिल में चाहती थी, अब उसकी प्रपोज करने पर खुश तो हुई, लेकिन वो जवार को किसी किस्म का कोई जवाब न दे पाई थी। वक़्त यही कहा कि वो अपनी मम्मा पापा से पहले इस मौजू पर बात करेगी, शायद इसलिए कि उसे अंदाज़ा था कि वो इतनी आसानी से नहीं मानेंगे, और वजह शहरयार था। शहरयार को जवार की बात सुनकर खुशी हुई कि उसने अनम को प्रपोज कर दिया है। जवार, मैं समझता हूँ कि तुमने बहुत अच्छा किया। अनम तुम्हें चाहती है, अब जबकि तुमने उसे प्रपोज कर दिया है तो अब आगे क्या होगा वो वक्त पर छोड़ दो। शहरयार ने गरम गरम सूप का गहरा सिप लेते हुए कहा। मेरी अपनी यही ख्वाहिश है शहरयार, कि जो भी हो सभी की रजामंदी से हो, और मैं ये भी जानता हूँ कि अनम के घर वाले उसके लिए तुम्हारा इंतखाब कर चुके हैं। ये मुश्किलात तो आएंगी, इस तरह मैं ये सोच सोच कर भी परेशान हो जाता हूँ कि वो सब मुश्किलात अनम को खुद अकेले ही बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। जवान, हमारे माशरे में यही कुछ तो होता है, दोस्ती निभाने, स्टेटस या रुतबा बढ़ाने की गर्ज में ना जाने कितने मासूम अरमान कुचल दिए जाते हैं, और जब ये बड़े बड़े लोग अपनी झूठी शान और शौकत का ढोल पीट रहे होते हैं तो वो ये नहीं समझते कि खुद उनकी औलाद की खुशियाँ राख का ढेर बन चुकी होती हैं। शहरयार इन अल्फाज से जैसे अपने इर्द गिर्द बसते लोगों के जहनों की कासी करने की कोशिश की थी। वो जिस दुनिया का बासी था, वहाँ वो अपने इर्द गिर्द यही कुछ होता देखता आया था, और अब खुद उसकी ज़िंदगी में भी इसके करीबी दोस्त अनम पर ऐसा ही वक्त आ पहुंचा था। उसे ये सोचकर भी अफसोस हो रहा था कि अनम की ज़िंदगी में आने वाली मुश्किलात की वजह वो था। फिर ना चाहते हुए भी ये बात उसके लबों तक आ ही गई। ज़ाहिर, मुझे इस बात का भी अफसोस हो रहा है कि मैं तुम दोनों के बीच में दीवार बन गया हूँ। नहीं शहरयार, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं, जो भी फैसला हुआ था वो बड़ों ने ही तय किया था। फिर जैसे जवार ने मौजू बदलने के लिए कहा, चलो छोड़ो, मुझे बताओ कि तुम्हारी बात कहाँ तक पहुँची। यूँ अचानक से जवार ने बात का रुख बदला था कि शहरयार उसकी बात समझकर भी कोई जवाब न दे पाया। भाई, मशल के मामले में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। इसका मकसद उसके ख्याल में इतना अजीम है कि वो ये प्यार, मोहब्बत और इश्क के चक्करों से बहुत दूर किसी दूसरी कहकशां की बासी है। हाँ, इतना कह सकता हूँ कि अगर तुम उसके मकसद को लेकर साथ आगे बढ़ोगे तो हो सकता है उसके दिल में कोई नरम गोशा पाओ। अच्छा, तो ये नरम गोशा पाने के लिए मुझे उसकी फाउंडेशन में फॉर्म भरकर भर्ती होना पड़ेगा। जवार की बात सुनकर शहरयार ने ये बात की और उस अंदाज में कही थी कि जिसे सुनकर जवार फिर अब हंसी का दौरा पड़ चुका था। वो यूं ही हंसते हंसते बोला, हाँ तो भाई, इसमें क्या हर्ज है? इश्क में तो लोगों ने नहरें तक खोद दी हैं, और वो तुमने सुना नहीं, किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि ये इश्क नहीं आसान, इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। वाह वाह, जवार की ज़बानी इश्क के मौजू पर इतना सब सुनकर शहरयार ने जैसे ताली बजाकर उसे दाद दी। अच्छा अच्छा, ठीक है, अब काम की बात सुनो। तो मछली फाउंडेशन उसे जाकर मिलो। जवार की बात मुकम्मल होने से पहले ही शहरयार बोला, जनाब, आज मैं इन्हीं चक्करों में मारा मारा फिरता रहा हूँ। ऑफिस से निकला तो मुझे मशरकी फाउंडेशन का एड्रेस ही मालूम ना था। फिर तुम्हें फ़ोन किया तो तुम्हारा भी नंबर बंद मिला। वो तो मुझे आइडिया था कि तुम इस वक्त अस्पताल में ही होगे, जो मैं चला आया। तो जनाब, यूँ कहें कि आपको मशरकी फाउंडेशन का एड्रेस चाहिए, और मैं भी कहूँ कि आज मिस्टर शहरयार मेरी तरफ कैसे। अब समझ में आया सब। जवार ने मुस्कुराते हुए सर को हिलाया, फिर उसने पर्स निकालकर उसमें से एक विजिटिंग कार्ड निकाला और शहरयार की जानिब बढ़ाया। ये लो भाई, इस पर मशल का पर्सनल नंबर भी है और उसकी फाउंडेशन का एड्रेस भी है। अब तुम जब चाहो जा सकते हो। शहरयार ने विजिटिंग कार्ड जवार के हाथ से लेकर एक मरतबा पढ़ा और फिर अपनी कोट की जेब में रख लिया था। बाप 9। अगले रोज दफ्तर पहुंचकर वो बार बार इस विजिटिंग कार्ड को देखता रहा, जिस पर मशल का पता दर्ज था। मशल का ज़ाती नंबर और पता उसे असबर हो चुके थे। फिर भी वो कार्ड को सामने रखे देर तक निहारता रहा।
आज उसे वक्त गुजरना वाकई मुश्किल लग रहा था। फिर दोपहर के वक्त आए खाने के वक्फे में उसने गाड़ी निकाली और वो मशल की फाउंडेशन की जानिब चल पड़ा। आज वो पूरा एतमाद लगने के साथ साथ खुश भी दिखाई दे रहा था। इस खुशी की वजह आज मशल से होने वाली यकीनी मुलाकात थी। शहर से निकलकर अब वो एक मुतवस्सित से इलाके में पहुंच गया था। विजिटिंग कार्ड पर दर्ज पते के मुताबिक उसने एक जगह पहुंचकर गाड़ी रोकी और फिर नजर दौड़ाने पर उसे करीबी फाउंडेशन का बोर्ड आवीज़ा दिखाई दिया। लेकिन फिर जो बात उसे अंदर जाकर मालूम हुई, उसे सुनकर वो बहुत सा गया। मशल एक हफ्ते के लिए किसी दूसरे शहर दौरे पर जा चुकी थी और ये दौरा फाउंडेशन की जानिब से लोगों में शऊरी आगाही के हवाले से था। मुझे दिल के साथ वो गाड़ी में आकर बैठा और फिर कुछ सोचते हुए उसने मशल का नंबर डायल किया। 3-4 बैल जाने के बाद मशल ने कॉल रिसीव करते हुए हेलो कहा तो शहरयार कुछ हिचकिचाते हुए बोला, मिस मशल, मैं शहरयार गौरी बात कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं आपकी फाउंडेशन का विजिट करना चाहता हूँ। शहरयार यूँ बात की जैसे वो ये जाहिर कर रहा हो कि वो मशल के दूसरे शहर या दूर दौरे वाली बात से बेखबर है। वेलकम मिस्टर शहरयार, लेकिन मैं इस वक्त एक दूसरे शहर विजिट पर हूँ। शहरयार इतना तो जानता ही था, फिर बोला, आप इस वक्त कौन से शहर की विजिट पर हैं? दूसरी जानिब से मशल ने उसे शहर का नाम बताया और फिर माजरत करते हुए फ़ोन बंद कर दिया। मशल से फ़ोन पर बात होने के बाद वो लॉन्ग ड्राइव पर निकल गया। ऐसा वो तब किया करता था जब वो बहुत ही परेशान होता था। यूँ परेशानी में वो रात को भी देर से घर पहुँचता था। अब फिर अपने कमरे में आकर वो यही सोच रहा था कि जहाँ एक रात उसके लिए गुजारना मुश्किल हो रही थी, वहाँ वो एक हफ्ता कैसे गुजारेगा। वो कैसे उस तक अपने जज्बों की हिद्दत को पहुँचाए जो उसके वजूद में हर वक्त एक तूफ़ान सा बर्पा किए रखते थे। वो जिस शहर के दौरे पर थी उस शहर का नाम तो वो दरियाफ्त कर ही चुका था। अब वो वहाँ जाने के प्रोग्राम बना रहा था, लेकिन अभी तो पहले हादसे के असरात से बाहर आए उसे बामुश्किल एक हफ्ता हुआ था। उसके मामा पापा से इस तवील सफ़र पर वो भी अकेले जाने की कतई इजाज़त नहीं देंगे। इस बात का भी उसे अंदाज़ा था। फिर सोचते सोचते उसके जहन में एक ख्याल आया। उसने जवार का नंबर डायल किया। इस वक्त रात का 1:30 बज रहा था। जब जवार के मोबाइल पर कॉल जा रही थी, दूसरी जानिब जवार ने अधखुली बंद आंखों से फ़ोन की स्क्रीन पर शहरयार का नंबर देखकर फ़ौरन कॉल रिसीव कर ली। क्या मसला है तुझे शहरी, इतनी रात को भी तुझे चैन नहीं? वो जैसे नींद में ही बोल रहा था। जवार, मेरे दोस्त, तुझसे काम आन पड़ा है। अब क्या हो गया? यार मशल एक हफ्ते के लिए इस्लामाबाद विजिट पर चली गई है और मैं चाहता हूँ कि मैं भी उसके साथ शामिल हो जाऊँ। अब मसला ये कि मम्मा और पापा मुझे जाने नहीं देंगे और वजह तुम जानते हो। यूँ सिर्फ तुम मेरी मदद कर सकते हो। बोल, मैं तेरी क्या मदद कर सकता हूँ? जवार, तुम सुबह पापा को कॉल करो और इन्हें कहो कि तुम्हें एक दूसरे शहर काम आना पड़ा है और तुम मुझे अपने साथ एक हफ्ते के लिए ले जाना चाहते हो। यूँ मुझे तुम्हारे साथ जाने की इजाज़त दे देंगे। शहरयार की बात खत्म होते ही जवार बोला, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। ये पूरा हफ्ता मैं बहुत मसरूफ़ हूँ और एक दिन के लिए भी फारिग नहीं। और तुम अच्छे से जानते हो कि मैं 2-2 हॉस्पिटल्स में ड्यूटी दे रहा हूँ। यूँ अचानक से मैं कैसे जा सकता हूँ? जवार की बात सुनकर शहरयार फ़ौरन बोला, तुम्हें साथ चलने को कौन कह रहा है? तुमने सिर्फ इजाज़त लेनी है और मेरे घर तक आना है। यहाँ से निकलकर मैं तुम्हारे अस्पताल उतार दूंगा, फिर खुद अकेला उस शहर के लिए रवाना हो जाऊँगा। शहरयार की बात सुनकर जवार ने जैसे तशवीश जाहिर की, अगर इस एक हफ्ते में कहीं अंकल या किसी और ने मुझे यहाँ देख लिया तो फिर? ऐसा कुछ नहीं होगा, यूँ फटाफट एक हफ्ता गुजर जाएगा। और क्या मेरी खातिर तुम इतना भी नहीं कर सकते? शहरयार, तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुम मेरे लिए क्या हो। जवार जज्बाती हो रहा था। ये तो कोई काम ही नहीं मेरे दोस्त, कभी भाई को कोई और काम बोल कर देखना। मैं सिर्फ अंकल से बात करता हूँ, तुम बेफिक्र हो जाओ शहरयार। और मैं जानता हूँ जवार के पापा तुम्हारी बात हरगिज़ नहीं टालेंगे। आखिर तुम उनके गोद लिए हुए बच्चे हो। शहरयार की आखिरी बात सुनकर जवार ने हल्का सा कहका लगाया। फिर यूं ही हंसते हंसते शहरयार ने फ़ोन बंद कर दिया। फ़ोन बंद करने के बाद उसने रात को ही अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली। कुछ ज़रूरी सामान जो उसे एक हफ्ते के दौरान इस्तेमाल करना था वो उसने बैग में रखा और फिर इत्मीनान से सो गया। सुबह जब उसके पापा कमरे में आए तो वो जाग रहा था, लेकिन सोने का बहाना कर रहा था। शहरयार, बेटा उठो। शहरयार ने पापा की आवाज़ सुनी तो फ़ौरन उठ बैठा। जी पापा। बेटा, थोड़ी देर पहले मुझे जवार बेटी की कॉल आई थी। एक हफ्ते के लिए काम के सिलसिले में आपको अपने साथ लेकर जाना चाहता है। मुझे कोई एतराज़ नहीं है, आप दोनों जा सकते हो, लेकिन बेटा मुझे सिर्फ ये कहना है कि आप गाड़ी मत ड्राइव करना। ओके पापा, यू डोंट वरी, मैं ज़रूर एहतियात करूँगा। शहरयार का जवाब सुनकर सुफियान गौरी कमरे से निकले तो वो उठकर वॉशरूम में घुस गया था। थोड़ी देर बाद जब वो अपनी तैयारी मुकम्मल करने के बाद नीचे आया तो जवार पहले से ही नाश्ते की टेबल पर मौजूद था। जैसी नज़रों से वो शहरयार की जानिब देख रहा था, उनकी ताब न लाते हुए शहरयार चुपचाप बैठा नाश्ता करने लगा। फिर शहरयार की मामा दोनों को नसीहतें करती रहीं। सूरज का पीछा करते करते वो दिन ढलने के करीब इस्लामाबाद पहुंचा तो उसे दूर उफक पर सूरज अपनी आखिरी झलक दिखाता मुस्कुराता दिखाई दिया, जैसे कह रहा हो, दोस्त तुम्हारी मंजिल मुबारक हो। मेरा और तुम्हारा साथ फकत यहीं तक का था, मैं तो चला, अलविदा दोस्त। और फिर वो अपनी आखिरी झलक दिखाता नजरों से ओझल हो गया।
आगे बढ़ते हुए उसने गाड़ी एक रेस्टोरेंट के करीब रोक दी थी। यहाँ उसके अपने शहर के मुकाबले में ज़्यादा सर्दी थी, जिसका अंदाजा उसे गाड़ी से उतरते ही हो चुका था। अंदर दाखिल होकर उसने कॉफ़ी का ऑर्डर दिया और अब वो बैठा यही सोच रहा था कि वो मशल को अपने इसी शहर में मौजूदगी के बारे में कैसे आगाह करे। इसने सोचा क्यों ना वो ऐसा करे कि मशल और उसकी टीम का पता चल जाए कि वो इस वक्त कौन सी जगह पर है। फिर वो अचानक एक हादसाती तौर पर मशल के सामने आ जाए। लेकिन इस मंसूबे में नाकामी की बड़ी वजह उसे ये लग रही थी कि इन 7 दिनों में इतने बड़े शहर में वो फ़कत उसे ढूंढता ही ना रह जाए। फिर जैसे किसी का ख्याल आने पर उसने मोबाइल से एक नंबर डायल किया। हाँ ज़ुबैर, शहरयार बात कर रहा हूँ। दूसरी जानिब कॉल रिसीव होते ही शहरयार बोला। ओह डूड, कैसा है? ज़ुबैर ने कहा। आई एम फाइन। और तो कैसा है? अरे यार हमारी छोड़ो, वो गालिब का शेर नहीं सुना? फिक्रों ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना आदमी थे हम भी बड़े काम के। तुम नहीं बदले गालिब ज़ुबैर, शहरयार ने शेर सुनकर कहका लगाते हुए कहा। वो यूनिवर्सिटी के दिनों में भी इसी नाम से उसे पुकारता था। अच्छा अब ये कह के लगाना छोड़ो, ये बताओ इन दोनों कहाँ गायब हो? हाँ यही तो बताने के लिए मैंने कॉल की है। मैं तेरे इतना पास हूँ कि बस एक से 10 तक काउंट डाउन शुरू करूँ तो मैं तुम्हारे पास हूँगा। ओ रियली? मजाक तो नहीं? अप्रैल फूल आने में अभी चंद महीने पड़े हैं, तुम बस काउंट डाउन शुरू करो। और हाँ, खाना मैं तुम्हारी तरफ ही आकर खाऊंगा। ये कहते हुए शहरयार ने फ़ोन बंद कर दिया। बेटा जो कॉफ़ी रख कर गया था वो ठंडी हो चुकी थी। शहरयार ने 1-2 सिप लिए, फिर मज़ा न आने पर वो बिल अदा करके होटल से बाहर आ गया। गाड़ी लेकर वो ज़ुबैर के घर की जानिब बढ़ गया। ज़ुबैर जैसे पहले से ही शहरयार का मुंतज़िर खड़ा था। उसने घर का ख़ास दरवाज़ा खोला तो शहरयार गाड़ी सीधी पोश में ही ले गया। फिर दोनों गर्मजोशी से मिले और ज़ुबैर के पापा चंद साल हुए वफ़ात पा गए थे। यूँ अब वो अपनी मम्मा का वाहिद सहारा था, क्योंकि वो भी शहरयार की तरह ही इकलौता था। ज़ुबैर पहले से ही अपनी मम्मा को शहरयार के आने की खबर दे चुका था। ज़ुबैर और शहरयार की दोस्ती यूनिवर्सिटी में हुई थी, जब ज़ुबैर को अपने तालीमी सिलसिले के लिए लाहौर आना पड़ा। सब दोस्तों के लिए शहरयार का घर ही वही ठिकाना होता था जहाँ वो मिल बैठते थे। ज़ुबैर शहरयार को लेकर खाने की मेज़ पर आया तो ज़ुबैर की मम्मा खाना लगा चुकी थी। फिर खुद भी बैठते हुए बोली, ज़ुबैर बेटा जाओ मशल को तो बुला लाओ। जी मम्मा, ये कहते हुए ज़ुबैर उठकर मशल को बुलाने चला गया। इसी वक्त शहरयार के दिमाग में जैसे एक झमाका सा हुआ। मशल? नहीं, एक नाम की तो और भी तो कई लड़कियां हो सकती हैं। वो उसी तजब्जुब का शिकार था जब उसे मजीद हैरानगी का झटका लगा। सामने ज़ुबैर के साथ कोई और नहीं बल्कि वाकई मशल चली आ रही थी। शहरयार आप? करीब पहुंचकर मशल ने भी यूं सरासहमा होकर कहा। ज़ुबैर और उसकी मामा के लिए भी ये अचंभे की बात थी कि मशल और शहरयार एक दूसरे को पहले से जानते थे। अब आप लोग यूं ही खड़े रहेंगे या बैठेंगे? दोनों इस बात को महसूस करते हुए बैठ गए। मशल, आप शहरयार को कैसे जानती हो? आंटी का सवाल सुनकर शहरयार को लगा मशल हादसे वाली रात से लेकर अब तक की सब कहानी बयान करनी शुरू कर देगी, लेकिन शहरयार की सोच के बरक्स मशल ने निहायत खूबसूरती से बात ख़त्म कर दी थी। आंटी, ये हमारे फैमिली डॉक्टर ज़वार के बहुत अच्छे दोस्त हैं, और वो शायद इसलिए भी बाकी सब छिपा गई थी कि फिर सब उसकी तारीफ़ें करने लगते। शहरयार, मशल मेरे मामू की बेटी है, और तुम्हें याद होगा कि लाहौर में पढ़ते हुए मैं अपने एक अंकल के घर ठहरा हुआ था। वो अंकल मेरे मामू अदनान बशीर हैं। ज़ुबैर ने शहरयार को मशल से अपने रिश्ते का तारुफ करवाया। और ये हमारी प्यारी फुप्पो जान है, मशल ने अपनी आंटी की जानिब मुस्कुराते हुए देख कर कहा। शहरयार इस सब के जवाब में फ़कत अपनी मुस्कुराहट ही से काम चला रहा था। शहरयार, एक दिन पहले हमारी आपसे बात हुई थी, अब यूँ अचानक इस शहर कैसे आना हुआ? मशल का सवाल सुनकर वो मुनासिब सा जवाब ढूंढ रहा था, जब ज़ुबैर ने उसकी मुश्किल आसान कर दी। मशल, शहरयार को तो आए दिन काम के सिलसिले में इस्लामाबाद आना पड़ता है, और यूँ मुझे भी इनकी मेहमान नवाजी का मौका मिल जाता है। फिर तो आप बहुत मसरूफ़ होंगे। हम सोच रहे थे कि आप हमारे साथ सेमिनार अटेंड कर लेते, यूँ आपको हमारी फाउंडेशन से मुतालिक मालूमात मिल जाती। मशल की इस बात पर वो सोच रहा था कि वो तो आया ही इसी मकसद के तहत है, अब भला वो इस मौके को कैसे हाथ से जाने देगा। आपकी सेमिनार की टाइमिंग क्या होगी? यही सुबह 10 बजे से दोपहर 1-2 बजे तक, लेकिन आप इन औकात में किसी वक्त भी शामिल हो सकते हैं। मशल ने जैसे शहरयार की आसानी के लिए कहा, किसी भी वक्त क्यों? आप लोग मुझे अपने साथ ही समझें, क्योंकि मेरी मीटिंग शाम 5 बजे के बाद ही की हैं। शहरयार झूठ बोल रहा था, लेकिन पूरे एतमाद के साथ शहरयार की बात सुनकर ज़ुबैर झट से बोला, चलो अच्छा है, मेरी तो जान छूटेगी इस रोज़ रोज़ की ड्यूटी से। कल से आप दोनों एक ही गाड़ी पर चले जाना, और मैं तो लंबी तान कर सोने का आती हूँ। ज़ुबैर की बात ख़त्म होते ही मशल ने कहा, तुम हमारे साथ ही चलने वाले हो, हमारे पास स्टाफ वैसे भी कम है, फिर जितनी मेहनत से तुम्हें सिरिंज लगानी सिखाई है, अब तुम्हें यूँ छुट्टी नहीं मिल सकती। ज़ुबैर ने मशल की ये बात सुनी तो उससे झगड़ने लगी। बदले में मशल भी उसे खूब सुनाने लगी। वो दोनों यूँ झगड़ा कर रहे थे कि दोनों की बातों से साफ वाज़ह होता था कि दोनों में कितने गहरे मरासिम हैं।
شہریار مسکراتے ہوئے دونوں کے درمیان ہونے والی نوک جھوک سن رہا تھا، لیکن در حقیقت آج پہلی بار اسے زبیر سے جلن محسوس ہوئی تھی۔ اسے رات یہ سوچ کر اس کی نیند اڑ چکی تھی، اگر زبیر اور مشل کی منگنی ہو چکی ہوئی، لیکن اگر ایسا کچھ ہوا ہوتا تو وہ مجھے ضرور بتاتا، لیکن میں نے کبھی اس موضوع پر زبیر سے بات بھی تو نہیں کی۔ اس نے خدا سے کبھی کچھ نہیں مانگا تھا۔ منہ میں سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہونے والے شہریار غوری کو دنیا کی ہر آسائش اور آرام میسر تھا، پھر آج نہ جانے کیوں اس کا دل خدا کے حضور سجدہ ریز ہونے کو چاہ رہا تھا۔ وہ رات دیر تک گڑ گڑا کر دعائیں مانگتا رہا کہ اس کے سوچے وہموں میں سے کوئی بھی بات سچ ثابت نہ ہو۔ اگر ایسا ہوا تو وہ پھر کل سے نماز شروع کر دے گا۔ مادہ پرست دنیا میں بستے بستے انسان اس قدر مادہ پرست ہو چکا ہے کہ وہ ہر شے میں سودے بازی سے کام لینے لگا ہے۔ رات دیر تک جاگنے کی وجہ سے صبح وہ دیر تک سوتا رہا۔ زبیر کی کئی آخری بات سن کر شہریار نے وقت دیکھا، 9:45 ہو رہے تھے۔ وہ جلدی سے اٹھ کر واش روم میں چلا گیا، پھر جتنی جلدی ہو سکتا تھا اس نے اپنی تیاری مکمل کر لی، لیکن جب وہ ناشتے کے لیے پہنچا تو اسے یہ سن کر شدید غصہ آیا کہ چند منٹ ہوئے مشل اور زبیر سیمینار کے لیے جا چکے ہیں، اور یہ مشل کا پیغام تھا کہ شہریار کے پاس جب وقت ہو آ جائے۔ پھر وہ ناشتہ کیے بغیر ہی واپس کمرے میں چلا گیا، اور شام کو بھی وہ زبیر اور مشل کے آنے سے پہلے ہی گھر سے نکل گیا۔ اپنے جھوٹ کا بھرم بھی تو رکھنا تھا اسے۔ رات کو وہ باہر ہی تھا جب سے زبیر کی کال آئی۔ کال ریسیو کرتے ہی اس نے زبیر کو خوب سنائی، اور زبیر بدلے میں صرف کہہ لگاتا رہا۔ اس کا تو دل چاہ رہا تھا کہ وہ پوچھے کہ خود کو کیا سمجھتی ہے تمہاری سوشل ورکر، لیکن اس نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ زبیر نے اس سے پوچھا کہ وہ رات کا کھانا گھر پر ہی کھائے گا۔ شہریار نے اسے منع کر دیا۔ وہ یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ وہ میٹنگ میں بہت مصروفیت کے بعد کھانا باہر سے ہی کھا کر آئے گا۔ اگلے روز وہ ناشتے کے لیے پورے وقت پر سب کے ساتھ موجود تھا، اور مشل کی خوبصورت آواز میں کسی شاعر کی وقت کے موضوع پر لکھی نظم سن رہا تھا۔ وقت کا پہیہ ایسے چلتا، جگنو جیسے جلتا بجھتا، اس جگنو کو پکڑ جو پائے، وقت اسی کے سنگ ہو جائے۔ بنتے پر جو پت چلتا، بڑا کٹن ہے رستہ اس کا، اس رستے پر چل جو پائے، وقت اسی کے سنگ ہو جائے۔ مشل کی پڑھی یہ نظم اسے کل والے واقعے پر مزید اشتعال دلاتی، لیکن نہ جانے کیوں وہ مشل کو سامنے پا کر ہر بار سب بھول کر بس کسی شہر میں گم ہو جایا کرتا تھا۔ پھر اس نے سوچا اگر ایسے حسن کے ساتھ یہ دلربا ادائیں نہ ہوں تو پھر ایک عام انسان اور حسین انسان میں فرق ہی کیا رہ جائے۔ چلیے مسٹر شہریار کن سوچوں میں گم ہے، کہیں آج بھی یہیں رہنے کا ارادہ تو نہیں؟ زبیر نے کہا تو مشل نے اتنے میں اٹھ کر جا چکی تھی۔ زبیر کی بات سن کر شہریار نے اپنے دونوں کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے مشل کی شان میں کچھ ایسا کہا جسے سن کر زبیر نے ہلکا سا کہکا لگایا۔ پھر دونوں باہر کی جانب بڑھے۔ گاڑی تک پہنچنے سے پہلے شہریار کو زبیر کی کہیں ایک بات یاد آئی۔ اس نے کہا تھا کہ مشل کی زندگی میں اس کا کام ہی اس کے لیے سب کچھ ہے، اور اب یہ بات مشل سے ملنے کے بعد سچ ثابت ہو گئی ہے۔ گاڑی کے پاس پہنچ کر زبیر نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی تو شہریار اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گیا، جبکہ مشل پہلے سے ہی پچھلی سیٹ پر موجود تھی۔ جیسے ہی زبیر نے گاڑی سٹارٹ کی، مشل نے اسے ایک یونیورسٹی کا نام بتایا اور کہا کہ آج ان کا سیمینار وہیں ہوگا۔ زبیر نے سنا تو گاڑی یونیورسٹی کی جانب بڑھا دی۔ شہریار کی نظر دائیں جانب لگے سائڈ مرر پر پڑی، جو کہ اتفاق سے اسی زاویے پر تھا جہاں پچھلے نشست پر مشل بیٹھی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ بڑی سی کالی شال اور اوڑھے ہاتھ میں ایک پکڑی تسبیح پر کوئی ورد کر رہی تھی۔ کتنا نور تھا اس کے چہرے پر! وہ جیسے مبہوت ہو کر اس سراپے نور کو دیکھے جا رہا تھا۔ پھر اس نے سوچا ایسا نور کیوں نہ ہو اس کے چہرے پر؟ وہ کل خدا کی بھلائی کے لیے ہی تو کام کر رہی ہے، جس میں اس کا اپنا تو کوئی مفاد شامل نہیں، اور اگر کچھ ہے تو فقط راحت، اطمینان جو نور بن کر اس کے چہرے پر چھلک رہا تھا۔ مشل کی پچھلی نشست پر موجودگی کی وجہ تھی شاید کہ سبھی راستے پر خاموش ہی رہے۔ تھوڑی ہی دیر میں یونیورسٹی پہنچ گئے۔ یونیورسٹی شہر سے باہر پرفضا مقام پر واقع تھی۔ زبیر نے گاڑی پارکنگ سٹینڈ پر کھڑی کی، پھر تینوں یونیورسٹی کی جانب بڑھے۔